को मौत की घाट उतारा। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। छपरा जिले के सदर अस्पताल में 19 बाल कैदी हुए फरार। बाल सुधार गृह के कैदियों को आकर आइसोलेशन वार्ड में किया गया था शिफ्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव। दिनदाड़े बुजुर्ग की हत्या। सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना का ब्रेक फेल। लगातार बिहार में बढ़ते मामले चिंता का विषय, जैसा कि हम हर रोज ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए हालात और भी अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों को आज के दिन कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई। ऐसे में बिजली पर भी संकट अब मंडराने लगा है बिहार के अंदर। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देखिए जिस तरह से बिहार में हालात इस समय बेकाबू हो चुके हैं और इस पर लगातार कोशिश कर रही है सरकार कि कैसे हालात कंट्रोल में आए। सड़कों पर लोगों की आवाजाही, इस पर भी ब्रेक लगाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन हालातों पर, क्योंकि एनएमसीएच में 7 की मौत हो गई, एनटीपीसी के 29 कर्मचारी और उनके 35 परिजन पॉजिटिव हैं, बिहार में बिजली की आपूर्ति अब प्रभावित हो सकती है। इसीलिए बिजली को भी कोरोना। इन खबरों के बाद लगातार बढ़ते मामले। 90 साल के मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। एक बुजुर्ग की मौत हुई 90 साल के। 4000 से अधिक मामले बढ़ने जब शुरू हुए थे, उसके बाद अभी आंकड़े पहुंच चुके हैं 7487 तक। पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार इजाफा, और इसीलिए कल के दिन प्रदेश में 41 लोगों की जानें चली गई। 7487 लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया और प्रदेश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या है 49,527। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बढ़ता रहा इसी तरह तो फिर ये आंकड़ा 10,000 के एक्टिव केस तक पहुंच जाएगा, जो इस समय आप 7,500 8,000 के करीब आप देख रहे हैं। पटना में ही केवल 17 लोगों की मौत कल के दिन। सोमवार को सुबह पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी की मौत हो गई कोरोना से। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मिश्रा भी नहीं रहे। बेगूसराय में समाज सेवी मुचकुंद कुमार सोनू की भी जान चली गई। गया के गरुआ से रिपोर्टिंग करने वाले 30 वर्षीय पत्रकार मनीष कुमार का मगध मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। और विधानसभा के बाद अब मॉनसून परिषद पर भी अब ताला लग गया। कोरोना से मालीलाल बाबू की मौत हो गई। तो हालात दिन प्रतिदिन अब चिंताजनक कि कैसे इस ब्रेक को रोका जाए। लगातार बढ़ते मामले और चुनौतियां तमाम सरकार के सामने, क्योंकि बिहार की डीएसपी अपनी मां को बेड दिलाने के लिए 4 अस्पताल घूमे, लेकिन फिर भी उन्हें बेड नहीं मिला। और पावर की भी बेबसी साफ तौर पर देखी जा रही है। डीएसपी की मां हुई पॉजिटिव तो लगाने पड़े 3 अस्पतालों के चक्कर। चौथे में भी अस्पताल ने अपनी शर्तों पर पेशेंट को एडमिट किया। पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड सीनियर इंस्पेक्टर पॉजिटिव चचेरे भाई के लिए 4 अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ा। 5वीं में एंट्री मिली, लेकिन रौब वहां पर नहीं चल रहा अस्पतालों में पुलिस वालों का भी। तो चलिए वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी लाइव में हैं। मधुर जी, लगातार बिगड़ते हालात चिंता का विषय, और हालात तो ऐसे आ चुके हैं कि तमाम बिजली विभाग के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, उनके परिजन पाए गए, और ऐसे में बिजली का भी संकट अब मंडराने लगा है। क्या सभी विभागों का यही हाल होगा अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो? मधुर जी। ऐसा मसला बनता जा रहा है, और मैंने चर्चा के दौरान कल भी यही बताया था कि हालात बेकाबू होने का मतलब ये है कि अब वो सरकार के स्वास्थ्य विभाग से किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। और उसके बावजूद आज आपने देखा है कि झारखंड एक छोटा प्रदेश है, 24 जिले का प्रदेश है, बिहार 38 जिले का प्रदेश है, लेकिन वहाँ की सरकार ने एक कठोर फैसला लिया कि 22 तारीख से 29 तारीख तक हम पूर्ण लॉकडाउन में जाएंगे। चेन ब्रेक करना।
तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कि बढ़ते मामले वाकई में चिंता का विषय है, और इसीलिए सरकार इस कोशिश में लगी है कि कैसे हालात थोड़े कंट्रोल में आए। ऐसे में आमजन को भी साथ देना होगा, क्योंकि 5,000 की डिमांड थी रेमडेसिविर की, लेकिन 1600 की डिलीवरी हुई। 3 दिन के बाद जब देखा गया कि सोमवार को 1600 की खुराक, हर दिन 2500 से अधिक मरीजों के लिए डॉक्टर ये मांग रहे हैं, लेकिन इतना पहुंच नहीं पा रहा। आरजेडी विधायक राकेश रोशन जी फिलहाल लाइव में जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। राकेश जी, लगातार देखिए हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, सख्तियां भी बरती जा रही हैं, लेकिन क्या अभी आपको कहीं पर कमियां दिखाई दे रही हैं जो सरकार को फैसला अब और लेना चाहिए, तब जाकर हालात थोड़े कंट्रोल में होंगे? राकेश जी, बताना चाहता हूं कि अभी जो बिहार सरकार के हालात है, पिछले दफा जो कोरोना का संक्रमण हुआ था बिहार में, उस संक्रमण से सरकार ने कोई सबक ही नहीं लिया। पिछले दफा जो संक्रमण हुआ था उसके बाद जो बातें सामने आई थी निकल करके कि क्यों सरकार कोरोना को रोकने में बिहार में विफल रही है, तो उसमें मुख्य रूप से 3 बातें थी जिस पर गौर करने की जरूरत थी। पहली बात था कि बिहार में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की कमी है। दूसरा बात ये आया था कि पैरामेडिकल स्टाफ का भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। और तीसरी बातें जो आई थी कि जो हॉस्पिटल है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही सही नहीं है, जिसके वजह से आम जन को जो सुविधा मिलना चाहिए इलाज के लिए वो सरकारी अस्पतालों में मुहैया नहीं हो रहा। आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि बिहार की सरकार इन तीनों चीजों पर किसी तरह का कोई भी निराकरण के लिए प्रयास नहीं किया। आज भी 52% डॉक्टरों की कमी है बिहार में। दूसरी बात है कि बिहार में 78% आज भी पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तीसरी तरफ हॉस्पिटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालत है, आप खुद देख रहे हैं कि बिहार के अंदर मरीज जो है और हॉस्पिटल में जा करके ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। और बहुत सारे अस्पतालों में तो बेड की व्यवस्था ही नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था ही नहीं है, कोरोना की दवा की व्यवस्था ही नहीं है। तो सरकार कौन सा कदम उठा रही है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। परसों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी हम नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तक लगातार ये बातें आ रही है कि ऑक्सीजन के कमी के चलते लोग मर रहे हैं। दूसरी बात है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसका बड़े पैमाने पर जो कालाबाजारी हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि हम इसको उपलब्ध कराएंगे। अभी बिहार के अंदर जो ड्रग कंट्रोलर है वो हाथ उठा के खड़ा है, कह रहा है कि हमारे यहाँ इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं है, हम कैसे अस्पतालों को देंगे। तो ये सारी बातें प्रमाणित करती है कि बिहार सरकार ने कोरोना को गंभीरता से लिया ही नहीं। यदि कोरोना को गंभीरता से लेता तो ये सारी जो कठिनाइयां हो रही है इसको दूर करने का प्रयास किया जाता। इसके अलावा दूसरा पक्ष यदि आप देखेंगे तो कोरोना संक्रमण के लिए जो तत्कालिक उपाय करना चाहिए सरकार को, अब बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा रही है सरकार। हमारे यहाँ नाइट कर्फ्यू का कोई नाइट कल्चर है क्या बिहार में? कहीं 9 बजे के बाद लोग सड़कों पर नजर आते हैं क्या? तो जब 9 बजे के बाद लोग सड़कों पर नजर नहीं आएंगे तो उस कर्फ्यू से लगा करके कोरोना का कौन सा संक्रमण का चेन तोड़ना चाहती है सरकार? यदि कोई चेन तोड़ना चाहती है तो सरकार को ये चाहिए था, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सुझाव दिया था कि वीकेंड कर्फ्यू लगाइए और वीकेंड कर्फ्यू लगा करके आप ये चेन जो है इस चेन को तोड़ने का प्रयास कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी दलों की बैठक हुई, सब लोगों ने राय दिया, लेकिन सरकार अपने मन की ही बात कर रही है, जिसका परिणाम आज है कि पूरे बिहार में लोग कोरोना में भगवान भरोसे हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो मरीज है ऑक्सीजन के अभाव में, आवश्यक दवाओं के अभाव में, डॉक्टरों के कमी के कारण, बेड की कमी के कारण आज बिहार के अंदर
ज्यादा से ज्यादा ठीक है, लोग मर राकेश जी रहे हमारे हैं सीनियर और एडिटर भी बैठे हैं संक्रमण- लाइव में। मधुर जी आप सुन रहे होंगे राकेश जी की बातें को। वैसे ये जो परेशानियां हैं, सबक की जो हम बात कर रहे हैं राकेश जी, किसी भी सरकार ने कोरोना से सबक नहीं लिया। जो पहले के हालात थे आज के दिन भी वैसे ही हालात लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार का फेल्यूर आपको दिखाई दे रहा है बिहार में, जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं? मधुर जी देखिए, नीतीश कुमार का फेल्योर और पूरे कह लीजिए कि बिहार सरकार का फेल्योर है। जिस हिसाब से पिछले वर्ष कोरोना ने दस्तक दी थी और उसने अपना एक स्वरूप दिखाया था वैश्विक स्तर पर, उससे भारत भी प्रभावित हुआ, बिहार भी प्रभावित हुआ, देश के दूसरे राज्य भी प्रभावित हुए जी। और उस घटना से नसीहत और सबक नहीं लेते हुए 6 महीने तक आप चुनाव की तैयारी में गुजार दिए और नवंबर में आपकी सरकार बनी। अप्रैल महीना आप मतलब 20 तारीख आज है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप 6 महीना सत्ता का सुख भोगने में लगे रहे और आप भूल गए कि कोविड-19 का संक्रमण अभी भारत से खत्म नहीं हुआ है, बिहार से खत्म नहीं हुआ है। आपने पूरे कोरोना काल में चुनाव कराया साहब, उसके बाद सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन आपने ना तो इंफ्रा विकसित करने की बात की, न कोरोना के जो संक्रमित हैं आपने न अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ की। जितने आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, आइसोलेशन वार्ड बनाए थे, उन तमाम के उपस्कर जो है बेड सहित सारे के सारे कहाँ चले गए। ऐसा लगा कि जैसे बिहार से कोरोना समाप्त हो गया है। और जो आप एहतियात या सख्ती बरतने की बात आप 1 महीना के बाद कर रहे हैं, जब हालात बेकाबू हो गए, ये कदम आपको एक महीना पहले बुलाना चाहिए, उठाना चाहिए था। बिल्कुल। और आप पड़ोसी राज्य से, मैं वही चर्चा कर रहा था कि आज झारखंड ने वीकली लॉकडाउन की घोषणा कर दी 22 तारीख से 29 तारीख तक। वहाँ 3.25 करोड़ की आबादी है केवल। झारखंड के सीएम को, झारखंड की सरकार को उसकी चिंता है, लेकिन आप 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य को, जहाँ झारखंड 24 जिले का है और वो घनत्व जो है, जनसंख्या का घनत्व झारखंड में बिहार के अनुपात में काफ़ी कम है, क्योंकि वो वन क्षेत्र आच्छादित जो है वो इलाका है। लेकिन सघन आबादी वाले क्षेत्र जो राज्य है बिहार, वहाँ की सरकार इस तरह से कुंभकर्ण नींद सोई हुई है। जब लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया, शमशानों में कतारें लगने लगी, अस्पतालों से मरीज वापस किए जाने लगे बेड के अभाव में। आप देखिए कि राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ फर्श पर लिटा करके मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ये विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इतनी सरकारें बनी, 16 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं सुशासन की छवि बना करके। तो वो सारा जो छवि थी उनकी, वो छवि के पीछे का चेहरा क्या है, वो इस एक महामारी ने, हालांकि महामारी है, आपदा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अचानक से आया है। ये पहले से अनुमानित था कि इसका स्ट्रेन बढ़ेगा। इसकी पहले लहर जब इसका फर्स्ट स्ट्रेन था, उस समय जब आप सतर्कता नहीं बरते, 1 साल तक तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को ये मौका था कि वो अपनी स्थिति सुधार सके। आप 2,18,000 करोड़ का बजट पास करते हैं, आपके अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर है बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में, और आप वहाँ देखेंगे कि 300 करोड़, मात्र 300 करोड़ के बजट का प्रावधान है। तो आपने इस महामारी से सबक नहीं लिया और 2,18,000 करोड़ के इस मतलब बड़े साइज का बजट पास करने के बाद भी आपने मात्र 300 करोड़ रुपया स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगाया। अस्पताल का भवन है तो वहाँ स्टाफ और नर्सिंग, वहाँ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जहाँ भवन है तो वहाँ बेड नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की स्थितियाँ आप नॉन प्लानिंग और प्लानिंग जो योजना मद है, योजना मद और गैर योजना मद है, उसमें आप सामंजस्य बिठा करके पिछले 16 साल से नहीं चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेने से क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर इसलिए सरकारें करती हैं कि उसमें कमीशन खोरी का कारोबार होता है। और अगर आप नॉन प्लानिंग के तहत आप स्टाफ, वो जो स्टाफ की सैलरी होती है वो नॉन प्लानिंग उसके तहत आती है, आप स्टाफ की भर्ती करेंगे तो वो शायद कमीशन ना दे। आपने देखा होगा, बिहार आप दौरे पर गए थे, आपने देखा होगा कई अस्पताल का भवन जो बना हुआ है उसमें गाय बांधी जा रही है और अस्पताल का परिसर जो है वो खुला हुआ है, लेकिन बिल्डिंग बंद है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ उपस्कर नहीं है, इलाज का संसाधन नहीं है, न वहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग है, न नर्सों की पोस्टिंग है। बिल्कुल तो केवल भवन खड़ा कर देने से क्या हो सकता है?
राकेश जी, लगातार जो विपक्ष है लॉकडाउन का मांग कर रहा है, अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा सर? क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही मात्र एक विकल्प है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो बिहार के सामने परिस्थितियां आएंगी उस पर कैसे उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या इस पर भी तो सर आपका विचार होना चाहिए राकेश जी? देखिए, सबसे पहली बात है कि लॉकडाउन समस्या का निदान नहीं है, लेकिन सरकार का जो अभी कोरोना के अंदर जो उनके तरफ से कार्रवाइयां हो रही है उससे बिल्कुल ये बात प्रमाणित हो रहा है कि अभी जो वर्तमान स्वास्थ्य की व्यवस्था है या वर्तमान जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध है उससे कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये मत दिया है और WHO जैसी संस्था ने भी बताया है कि कोरोना जो है एक महामारी है और ये संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो अभी जब सरकार यदि रोग को रोकने में सफल नहीं है, उसके रोकथाम में सफल नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में एक लॉकडाउन लगा करके कोरोना के चैन को रोका जा सकता था। इस बात को हम लोगों ने सुझाव दिया था। इस बात का सुझाव हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने दिया था कि एक वीकेंड कर्फ्यू लगाइए लिमिटेड पीरियड का, जिससे कि समझ में आए कि लोगों का चैन टूटे, और जब चैन टूटेगा तो कोरोना संक्रमण में कुछ कमियां आएगी और उसके नतीजे भी सामने देखने को मिलेंगे कि हमने जो स्टेप उठाया उस स्टेप पे क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो सरकार ने तो ये कदम उठा नहीं रहा। दूसरी बात है कि अब एक और गंभीर संकट तुरंत आने वाला है। बड़े पैमाने पर हमारे जो बिहारी बाहर में रहते हैं वो अपने गांव में घर में लौट रहे हैं। पिछले दफा का हालत आपने देखा कि कैसे लोगों को कितनी परेशानी हुई। 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक लगातार पैदल चलना पड़ा, खाना नहीं मिला, लोग किसी तरह भूखे प्यासे करके अपने वतन को बिहार में लौटे। और जब वो बिहार में लौटे तो बिहार के अंदर सरकार हमेशा सजबाग दिखाती रही कि एक भी मजदूरों को हम ऐसा नहीं है कि जिसको हम बिहार में काम नहीं देंगे, सबको हम यही रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे और सबको मुफ्त में राशन दे करके उसको अभी हम तत्कालिक व्यवस्था करेंगे और दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को हम बिहार के अंदर ही काम देंगे। आपने देखा है जब जो पिछले नतीजे थे उस नतीजों के बाद बिहार सरकार का यदि आकलन करिएगा, समीक्षा करिएगा, तो मनरेगा के तहत जो रोजगार देने की बात थी ये बिल्कुल ही सरकार का ये योजना जो था सिर्फ कागज पर रहा। और आज भी नरेगा में जिन लोगों को कुछ रोजगार मिला भी उसका अभी तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हुआ, और जिसका परिणाम हुआ कि जो मजदूर बाहर से बिहार आया था वो पुनः बिहार से वापस चला गया, पलायन कर गया। अब वो फिर वापस आ रहे हैं, तो आज उनके सामने उनका रोजी रोजगार का मुहैया कराना, उनके रोजगार को गारंटी करना, उनके घर में तत्कालिक राशन का व्यवस्था करना, ये सरकार की जिम्मेवारी बनेगी। जो लेकिन राकेश जी, आप भी एक देखिए विधायक हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके इलाके में तमाम मजदूर लौट कर आ रहे हैं, सर आप उनका कैसे ख्याल रख रहे हैं? आपने उनके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, हम लोग तो जनप्रतिनिधि के नाते जहां से जानकारियां मिल रही है हम लोग चाह रहे हैं कि उनको सुरक्षित रूप से घर तक पहुंचा करके, यदि उनके पास ये दिक्कत है कोरोना से यदि कोई ग्रसित है तो सबसे पहले उनको कोरोना संक्रमण से मुक्त कराया जाए। इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से उनके उपयोग करा करके हम लोग मदद कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक सवाल आपको समझना होगा, ये जो रोग है कोई एक विधायक यदि चाहेगा तो ये रोग का समाधान नहीं हो सकता। हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते, हम आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना, देखिए राकेश जी, अगर एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक विधायक अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर जिम्मेदारी अगर ले ले, सरकार अगर फेल हो रही है, अगर विपक्ष अगर ये पहल करे, क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए आपके यहाँ, जो कुछ ही मजदूर आएंगे सर आपके विधानसभा क्षेत्र में लौटकर, उनके लिए आप व्यवस्था करिए, और इसी तरह से अगर आप लोग अगर पहल की शुरुआत करें तो आपको नहीं लगता कि हाँ थोड़े हालात फिर अनुकूल हो सकते हैं? देखिए, वही बात मैं कह रहा हूँ
कि हम लोग आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे। ठीक है, आइसोलेशन सेंटर तो जनता के सहयोग से बनाया जा सकता है अपने अपने इलाका में, लेकिन उस आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टर का व्यवस्था, वहाँ पे रोगियों को लगातार देखने का व्यवस्था, वहाँ उसके दवा दारू का व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं जो है आज किस रूप में हम लोग पूरा करेंगे? जब सरकार के पास डॉक्टर नहीं है तो किस डॉक्टर को पकड़ के हम लोग लाएंगे? हम लोग जब दवा यदि बाजार में उपलब्ध नहीं है तो हम लोग जन सहयोग से मान लिया खरीद करके दवा वितरण भी करना चाहेंगे तो हम दवा कहाँ से ला सकते हैं? तो ठीक ये है, सारे लौट कर आऊंगा मधुर जी, हैं, लेकिन एक चीज आपने अभी देखा है, हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया इस बारे में कि पावर भी पूरी तरह से फेल है, लाचार है सिस्टम के आगे। कई ऐसे डीएसपी, तमाम अधिकारी लेवल के लोग गए अस्पतालों में अपने मित्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी मां के लिए, जहां पर अस्पतालों में बेड उन्हें भी नहीं मिला। तो पावर भी फेल इस कोरोना के आगे। मधुर जी, देखिए, अभी तो एक महामारी की स्थिति है तब ये हाल है, लेकिन पिछले कई वर्षों में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा या कह लीजिए और भी जिन क्षेत्रों में काम होना चाहिए था वो काम बिहार में हुआ नहीं है। ज़मीनी हकीकत ये है। अब जिन जो 100 सैया वाले जो अस्पताल हैं, अगर वहाँ 500 लोग चले जाएंगे तो ना बेड मिल पाएगा, ना आईसीयू मिल पाएगा, ना वेंटिलेटर मिल पाएगा। बिल्कुल। सरकार 1 साल तक सोई रही। 1 साल पहले ये महामारी आई और उसी समय सतर्क सचेत हो जाना चाहिए था तमाम चीज़ों को लेकर के, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाने को लेकर के, वेंटिलेटर की सुविधा, आईसीयू की सुविधा बढ़ाए जाने को लेकर के, क्योंकि ये पहले से तय था कि कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन, जिसको दूसरा लहर कह रहे हैं, वो आने वाला है, आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए। तो उसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं रही। जो पलायन करके जिन मजदूरों की बात आप कर रहे हैं, वो आपने जो आश्वासन भरोसा दिया, 1 साल में आप कुछ भी नहीं कर पाए। फिर से मरीजों को जो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जी करके जो गए थे, जलालत झेल करके गए थे, वो उनको फिर से उसी स्थान पर जाना पड़ा जहां से वो अपने जान को संकट में, जान को जोखिम में डाल करके गए थे। तो ये बिहार सरकार का फेल्योर नहीं है तो और क्या है? अगर आपने भरोसा दिया था राज्य के, जो राज्य में वापस आए थे मजदूर दूसरे राज्यों से जो काम करने गए थे, कि घर में ही रोटी मिल जाएगी, लेकिन घर में जब आप सरकार आश्वासन दे करके, भरोसा दे करके भी रोटी नहीं दे पाई, तो फिर वो क्या करेंगे? किसी भी तरह से तो उनको कोई, अगर घर में स्वतः वो उनके पास खेती होती, सारी चीज़ें होती, तो पहले ही नहीं गए होते। लेकिन अब जिनके पास घर में रोजी रोजगार का कोई उपाय नहीं है, साधन संसाधन नहीं है, वो तो बाहर जाएगा ही, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसको अपना पेट पालना है, परिवार का पेट चलाना है। दूसरी बात ये है सागर, कि जिस तरह से आपने कहा कि पूरा सिस्टम फेल होता हुआ दिख रहा है, और पावर भी, सवाल यहाँ पावर का नहीं है। सवाल ये है कि जब आपके पास राज्य में संसाधन का रोना है और आप 16 साल तक लगातार सरकार चलाए, फिर भी आप संसाधन का रोना रो रहे हैं, तो आप छोड़िए, दूसरे लोग बैठे हुए सत्ता चलाने के लिए। आप विपक्ष के विधायक को बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र में ये करने के लिए, तो वो कितने लोगों को सुविधा दे पाएंगे? एक एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख मतदाता होते हैं और उतना ही आबादी होती है जो वोटर नहीं होते हैं। तो 6-7 लाख आबादी के बीच में अगर जिस हिसाब से जो रेशियो है कि हर 7वां व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, तो आप निकाल लीजिए रेशियो कि 7 लाख में कितने लोग, 1 लाख अगर उनके पास संक्रमित एक विधानसभा क्षेत्र में है, अगर वो कहाँ से उसको संसाधन मुहैया करा पाएंगे? दवा कहाँ से दिला पाएंगे? क्योंकि जो एक विधायक के मद में जो विधायक का जो फंड होता है, वो इतना काफ़ी नहीं होता, बहुत नाकाफ़ी होता है, और कई योजनाएं चलानी होती है, केवल यही। तो ये सरकार को करना होगा। सरकार मदद भले मांग सकती है विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से, उसकी वो सहयोग करें और ठीक से इम्प्लीमेंट हो सरकारी योजनाएं जो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर सरकार को गंभीर होना होगा। और विकल्प जो आप 1 साल पहले दे रहे थे बाहर से आए हुए मजदूरों को, उस विकल्प को केवल भरोसे में नहीं, कार्य रूप में जो है उसको आपको ढाल के देना होगा। चलिए, वक्त थोड़ा कम है मधुर जी। राकेश जी, एक आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, जनप्रतिनिधि के तौर पे बिहार वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर? राकेश जी। देखिए, मेरा तो अपील है आम जन से कि अपना बचाव आप स्वयं करने के लिए अपना प्रयास कीजिए।
आप सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन कीजिए, लगातार मास्क का प्रयोग करिए, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जिससे कि अपने आप को आप जितना बचा सकते हैं उतना इस संक्रमण से बचाने की जरूरत है। बिल्कुल। और यदि आप बचाने में अपने आप को सफल हो रहे हैं तो एक तरफ से इससे सरकार और समाज को भी आप कुछ फायदा ही दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, यदि आप अपना बचाव नहीं करिएगा तो आप कभी रोग मुक्त हो जाएंगे तो कल आपका इलाज बिहार के अस्पतालों में संभव नहीं है। बिल्कुल, आप देख रहे बिल्कुल हैं राकेश जी, कि सही कहा आपने। खुद का बचाव जब तक आप नहीं करेंगे तब तक फिर भला और कहां कैसे ध्यान देगा इस पर। शुक्रिया राकेश जी आपका, मधुर जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए 7,500 8,000 के करीब मामले हर रोज बिहार में आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी ही तस्वीरें रही तो 2-3 दिनों के अंदर ये आंकड़े टच करेंगे 10,000 के पॉइंट को। और ऐसे में अगर 10,000 के पार मामले चले गए बिहार में तो फिर हो सकता है और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएं। इसलिए आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए, खुद का ख्याल आप रखिए। लगातार वीआईपी न्यूज आपसे अपील करता है। नमस्कार।